रामन की कला बुद्धि। एक दिन राजनगर का एक चित्रकार अपनी कला दिखाने विजयनगर आया। दरबार में वो राजा को अपने चित्र दिखा रहा था। वाह, अति सुंदर। ये चित्र तो बहुत ही सुंदर है। रामन, इस हिरन को तो देखो। जी महाराज, पर क्या आपने एक बात पर गौर किया? इस हिरन को तो एक ही कान है। राजा ने इस पर कुछ नहीं कहा, पर वो चित्रकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हिरन बाईं ओर देख रहा है, इसलिए उसका दाहिना कान छिप गया है। पर कान का कुछ हिस्सा तो अवश्य दिखना चाहिए ना। अब उस चित्रकार को गुस्सा आया। तुम्हारे जैसा सामान्य आदमी मेरी कला को क्या पहचानेगा? कोई सच्चा कला प्रेमी ही मेरे चित्रों को पहचान सकता है, उनकी कद्र कर सकता है। रामन को यह सिद्ध करना था कि उस चित्रकार ने गलती की है। महाराज, मैंने भी कुछ तस्वीरें बनाई हैं। मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा समझ गया कि इसमें रामन की कोई योजना है। वो देखना चाहता था कि रामन क्या करने जा रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। मैं कल अपने मेहमानों के साथ तुम्हारी कला देखने आऊंगा। अगले ही दिन राजा उस चित्रकार के साथ रामन के घर उसके चित्र देखने गया, परंतु वहां तो सिर्फ 2 ही कागज थे, जिसमें एक पर लिखा था घोड़ा और दूसरे पर लिखा था घास। चित्र कैसे लगे महाराज? चित्र? कहाँ है चित्र? यहाँ तो सिर्फ घोड़ा और घास लिखा है, पर घोड़ा या घास कहीं नजर नहीं आ रहे। ओहो, घोड़ा तो घास खाने गया है, इसीलिए आप उसे नहीं देख सकते। पर घास कहाँ है? घास तो घोड़ा खा गया, अब वो कैसे दिखेगी? ठीक है, तो फिर घोड़ा कहाँ है? घोड़े ने यहाँ की सारी घास खा ली और अब वो दूसरी जगह गया है। ऐसा है महाराज कि मेरी कला एक सच्चा कला प्रेमी ही जान सकता है ना? ये सुनकर चित्रकार अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। बर्तनों के बच्चे। विजयनगर में नकुल नामक एक बहुत धनवान आदमी रहता था। लोगों को वो पैसे और अनाज उधार देता था, परंतु वो बहुत ही लालची था और गरीबों को लूटता था। एक दिन एक आदमी नकुल से उधार लिए बर्तन लौटाने आया। अरे ये क्या? ये बर्तन तो फूटे हुए हैं। मुझे हर बर्तन के 5 रुपए दे दो। नकुल, अरे ये तो जरा सा खराब हुआ है। इतनी सी बात के लिए इतने पैसे? ये पैसे बर्तन ठीक करने के लिए हैं। पर तुम तो नए बर्तन की कीमत से भी ज्यादा पैसे मांग रहे हो। नकुल ने जिन लोगों को लूटा था, उन्होंने विचार किया कि रामन ही नकुल को सबक सिखा सकता है, इसलिए सारे मिलकर रामन के घर गए। रामन, कृपा करके हमें इस नकुल से बचाओ। अरे पर हुआ क्या? तुम्हारी समस्या क्या है? वो लुच्चा नकुल हम सभी को लूट रहा है। जो पैसे वो उधार देता है, उस पर कई गुना ब्याज लेता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता छोड़ो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नकुल को सबक सिखाने के लिए रामन ने एक योजना बनाई। रामन नकुल के घर गया। प्रणाम, मेरे घर में पूजा है। क्या मुझे 2 बर्तन उधार मिलेंगे? ये लो 2 बर्तन, पर इन्हें 2 दिन में लौटाना होगा और 10 रुपए किराया देना होगा। 2 दिन बाद रामन बर्तन लौटाने नकुल के घर गया। 2 बड़े बर्तनों के साथ उसने नकुल को 2 छोटे बर्तन भी दिए। ये लो, ये है तुम्हारे बर्तन और ये रहे पैसे। अरे ये क्या? ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये छोटे बर्तन मेरे नहीं हैं। अरे तुम्हें खबर ही नहीं? जो 2 बर्तन तुमने मुझे दिए थे वो माँ बनने वाले थे। मेरे घर में ही उन्होंने इन 2 छोटे बर्तनों को जन्म दिया, इसीलिए ये भी तो तुम्हारे ही हुए ना। ले लो। रामन की बात सुनकर तो नकुल के मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। उसने बड़े प्यार से बर्तन स्वीकार किए, ये सोचकर कि रामन तो मूर्ख है। कुछ दिनों बाद रामन फिर नकुल के पास आया और घर में शादी का कारण बताकर 20 बर्तन उधार ले गया। कई दिन बीत गए, पर रामन बर्तन लौटाने गया ही नहीं। इसलिए आखिर नकुल खुद ही रामन के घर गया। रामन, तुमने तो उधार के बर्तन लौटाए ही नहीं।
अरे हाँ, इस बार भी तुम्हारे सारे बर्तन माँ बनने वाले थे। तो चलो, मेरे बर्तनों के साथ सारे छोटे बर्तन भी मुझे दे दो। ओह, क्या बताऊं नकुल, बड़े दुख की बात है। पैदा करते समय सारे बर्तन और उनके बच्चे छोटे बर्तन मर गए। अब नकुल को अकल आई और उसने अपना बर्तन सुधारने का निश्चय किया। रामन का दरबार में प्रवेश। ईश्वर के आशीर्वाद से भी विजयनगर दरबार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, इसलिए रामन एक अच्छे मौके की तलाश में था। एक दिन सुबह रामन ने राजगुरु को नदी पर स्नान करते हुए देखा। उसी वक्त रामन के मन में एक योजना साकार हुई। उसने राजगुरु के कपड़े उठाकर उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया। राजगुरु जब स्नान करके लौटे, अरे ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। रामन ने बाहर निकलकर राजगुरु को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी, आपके कपड़े मेरे पास है, वो तो मैं आपको लौटा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाना होगा। राजगुरु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें अपने कपड़े वापस चाहिए थे, तो उन्हें मानना ही पड़ा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रामन को कंधों पर बिठाकर राजगुरु राजमहल से गुजर रहे थे। राजा ने उन्हें देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, देखो, कोई राजगुरु के कंधों पर सवार होकर जा रहा है। उस आदमी की जमकर पिटाई करो और राजगुरु को मेरे पास लेकर आओ। यहाँ थोड़ी दूर जाकर रामन राजगुरु के कंधों से उतर गया। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, गलती हो गई, पर मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। चलिए, अब मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर आपके घर ले चलता हूँ। ठीक है वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रामन राजगुरु को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगा। सैनिकों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने राजगुरु को जबरदस्ती नीचे उतारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजगुरु के कंधों पर बैठने की? गुरुजी, महाराज ने आपको राजमहल बुलाया है। अरे वाह, मैं तो इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार दरबार में दाखिल होने की रामन की योजना सफल हो गई। रामन की परीक्षा। दरबार में प्रवेश पाने की रामन की योजना राजा को समझ आ गई। उसे बुद्धिमान, साहसी और निडर रामन बहुत पसंद आया, पर उसने रामन को और परखने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, रामन ने राजगुरु का अपमान किया है, ये एक अपराध है और उसकी सजा रामन को मिलनी चाहिए। खुले मैदान में एक गड्ढा खोदकर रामन को उसमें गले तक गाड़ दो और एक हाथी के पैरों तले उसका मस्तक कुचल दो। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने रामन को मैदान में गाड़ दिया और वे हाथी को लाने गए। गड्ढे के अंदर फंसे रामन का तो हिलना भी मुश्किल था। उसी वक्त उसने एक कुबड़े को आते हुए देखा। उसे देखकर रामन के मन में एक योजना साकार हुई। अरे आओ मित्र, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो आज यहाँ आए हो। भाग्यवान? क्यों? ऐसा क्या हुआ? मेरी पीठ पर भी तुम्हारे जैसा ही कुबड़ था। मुझे एक वैद्य जी मिले। उन्होंने कहा कि खुद को गले तक जमीन में गाड़ लो और उसके बाद देखना, कुछ ही घंटों में तुम्हारा कुबड़ ठीक हो जाएगा। क्या सच? तो क्या तुम्हारा कुबड़ ठीक हो गया? अरे वही तो देखना है। चलो जरा मेरी यहां से निकलने में मदद तो करो, बाहर आते ही पता चल जाएगा। उस आदमी ने रामन को बाहर निकाला। उसने देखा कि रामन की पीठ ठीक हो चुकी है। उसे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, देखा, मेरी पीठ सीधी हो गई, मैं ठीक हो गया। ए सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे भी मेरी पीठ सीधी करनी है, दया करो। रामन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत उस आदमी को उस गड्ढे में गले तक गाड़ दिया और खुद राजा से मिलने दरबार चला गया। रामन, तुम यहां कैसे और अपनी सजा से बचे कैसे? सैनिक कहां हैं? एक आदमी ने मुझे बचाया महाराज, बेचारा कुबड़ा था। फिर रामन ने विस्तार से सारी कथा राजा को सुनाई। रामन मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को, मैं बहुत खुश हूं।
आज से मैं तुम्हें दरबार में विदूषक के पद पर नियुक्त करता हूँ। रामन का सपना साकार हुआ। उसे राज दरबार में नौकरी मिल गई। रामन अब शान से एक अमीर व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बैंगन की चोरी। कृष्णदेव राय ने अपने माली से खास जाति के बैंगनों की पैदाइश करने के लिए कहा था, जिसमें बीज ना हो। राजा के साथ भोजन लेते समय रामन ने भी उन बैंगनों का स्वाद चखा। उसे वो बहुत पसंद आए। घर वापस आते ही, सुनती हो, आज मैंने राजा के साथ भोजन किया। भोजन में एक खास बैंगन की सब्जी बनाई गई थी। बहुत ही स्वादिष्ट थी और उसमें बीज भी नहीं थे। बिना बीज के बैंगन? अरे वाह, मेरे लिए भी लेकर आइए ना, मैं भी चखना चाहती हूँ। ये तो मुश्किल है। वो पेड़ तो राज बगीचे में है और माली बड़ा ही खड़ूस है। वो किसी को घुसने तक नहीं देता। पर रामन अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। वो चुपके से राज बगीचे में गया और वहां से कुछ बैंगन चुरा कर ले आया। रामन की पत्नी ने उन बैंगनों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। अजी सुनते हो, भोजन तैयार है। बेटा बाहर सोया है, जरा उसे भी उठा कर लेते आइए ना। बैंगन इतने अच्छे बने हैं, मुझे यकीन है उसे भी ये पसंद आएंगे। रामन ने अपने बेटे को उठाने के लिए एक बड़ा बर्तन भर के पानी उसके सिर पर फेंका। ओह, बारिश 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 आ रही है। दूसरे ही दिन राजा के सामने बगीचे में चोरी की बात आई। राजा को रामन पर शक हुआ। उसने सोचा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसने रामन के बेटे को दरबार में बुलाया। बेटा, कल भोजन में आपने बैंगन की सब्जी खाई ना? जी महाराज, वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अच्छा, कल कब खाई थी तुमने? कल रात जब बारिश आई तो मैं जाग गया। उसके बाद भोजन किया। माँ ने बैंगन की सब्जी बनाई थी। परंतु उस रात बारिश आई ही नहीं थी, इसलिए राजा का रामन पर से शक भी दूर हो गया।